क्या आपका ड्राइंग रूम या लिविंग रूम छोटा है और सोच रहे हैं कि इंटीरियर में ऐसा क्या करवाएं कि आपका छोटा रूम भी बड़ा लगने लगे? तो फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल सही वीडियो में आए क्योंकि यहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान, जो फाउंडर एंड सीईओ है 91 होम्स का, जो कि एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करिए, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। या फिर अगर आपके मन में कोई छोटा मोटा डाउट भी है, किसी इंटीरियर डिजाइनर से कंसल्ट भी करना चाहते हैं, तो भी आप नीचे गए लिंक में क्लिक कर सकते हैं और आपकी बात सीधे हमारे डिजाइनर से हो जाएगी एट ओनली ₹20। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप अपने स्क्रीन पर जो टॉपिक देख रहे हैं, आज हम इन पर बात करने वाले हैं। इन सब की मदद से हम आपके छोटे लिविंग रूम या ड्राइंग रूम को बड़ा दिखाने का ट्राई करेंगे और देखते हैं कैसे कैसे किया जाएगा और चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। किसी भी छोटे स्पेस को बड़ा दिखाने के लिए जो सबसे मेजर रोल अगर कुछ प्ले करता है तो वो है वहां का कलर, यानी वहां की दीवारों पर पेंट क्या हो रखा है। तो यही सबसे पहला टॉपिक, यानी पेंट कलर। तो दीवारों का पेंट चूज करते हुए आपको मुख्यतः 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले है पेंट किस कलर फैमिली का होना चाहिए। कलर फैमिली 3 प्रकार की हो सकती है। या तो पेस्टल कलर्स हो सकते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, या बोल्ड कलर्स हो सकते हैं अगेन जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, या फिर वो हो सकते हैं न्यूट्रल कलर्स अगेन जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको छोटे स्पेस को बड़ा दिखाना है तो आपको पेस्टल या न्यूट्रल कलर में जाना होगा और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप न्यूट्रल कलर में जाइए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न्यूट्रल कलर्स में ज्यादातर ग्रे और बेज की टोन्स आती हैं। इनमें क्या क्या पेंट शेड रिकमेंड किए जा सकते हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एशियन पेंट के सारे कलर कोड है, आप यहां से देख कोई पेंट चूज कर सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। तो लॉजिक एक स्टडी पर आधारित है जो 1860 यानी 1860 में पब्लिश हुई थी बाय जर्मनी। इसका नाम था इरेडिएशन रिफ्लेक्शन। इस स्टडी के अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट यानी दो चीजें जो बिल्कुल सेम साइज, सेम आकार, सेम डायमेंशन की है, एक को आप डार्क पेंट करें, एक को आप लाइट पेंट करें। लाइट वाला बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग पे ऐसा लगेगा कि वो बड़ा है। आपको यही लॉजिक का इस्तेमाल करना है अपने रूम्स में। इसी वजह से आपको बोल्ड कलर्स तो बिल्कुल हटा देने हैं। इनके अलावा आप पेस्टल या न्यूट्रल में जा सकते हैं। इसमें भी न्यूट्रल में जाइए, उसका इंपैक्ट और ज्यादा होता है हमारे दिमाग पे कि एरिया बड़ा है। इन न्यूट्रल कलर्स में से आप किन किन को चूज कर सकते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इनमें से किसी में जा सकते हैं, एशियन पेंट के कोड से आप वहां से देख सकते हैं, या फिर इसमें से ना लेकर कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप न्यूट्रल पेंट ही ले ताकि आपका छोटा रूम बड़ा दिखे। अब चलिए, पेंट किस कलर का होना चाहिए तो आपने डिसाइड कर लिया। अब आते हैं पेंट पे दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है, वो ये कि पेंट का फिनिश किस प्रकार का होना चाहिए। अब पेंट मुख्यतः 4 फिनिश में आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले होता है ग्लॉसी, फिर आता है सैटिन, फिर आता है एक्शल और फिर आता है मैट। ये चारों आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैट यानी जिसमें बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, ग्लॉसी जिसमें काफी रिफ्लेक्शन होता है, और एक्शल और सैटिन उनके बीच के रहते हैं। तो ये मोटा मोटा उनकी डेफिनेशन होती है। अब अगर छोटे रूम को बड़ा दिखाना है तो बाय डेफिनेशन आपको रिफ्लेक्टिव पेंट का यूज करना चाहिए, यानी आपको ग्लॉसी फिनिश में जाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्लॉसी फिनिश आजकल आउट ऑफ डेट हो गया, यानी अब वो उतना नहीं चलता। लेकिन अगर हम मैट में जाएंगे तो वो भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैट बड़े एरिया को छोटा दिखाते हैं क्योंकि उसमें लाइट कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होता। इस वजह से मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सैटिन फिनिश के साथ जाइए। उसमें मैट का भी टच होता है, रिफ्लेक्शन यानी ग्लॉसी का भी टच होता है, और आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो पेंट में अब आपको पता है कि कौन सा पेंट चूज करना है, उसकी फिनिश क्या चूज करनी है। अब पेंट में आखिरी चीज देखते हैं आपको क्या याद रखनी चाहिए। वो ये कि आपको एक रूम में कितने पेंट चूज करना अलाउड है। इसमें आंसर है 1, यानी आपको एक रूम में, एक लिविंग रूम में, एक ड्राइंग रूम में सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का पेंट करवाना है। इसका मतलब यह है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 4 फीट तक एक पेंट करवा लेंगे, उसके ऊपर अलग करवा लेंगे। बिल्कुल नहीं करना। आप अपने रूम में जितने पार्टीशन क्रिएट करेंगे, आपका रूम उतना ज्यादा छोटा दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी करवाते हैं कि 3 दीवारों पर सेम पेंट करवा देंगे, एक जो उनकी मास्टर वॉल बनने वाली है उस पर अलग से कोई पेंट करवा देंगे। ये भी आपको नहीं करना, क्योंकि ये भी आपके रूम में अननेसेसरी पार्टीशन क्रिएट करता है। इसके पीछे भी एक स्टडी है जो 2021 में पब्लिश की गई थी बाय जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि 2 ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सेम साइज, सेम शेप, सेम डायमेंशन के हैं, एक को आप मल्टीपल कलर में पेंट करिए, एक को आप सिंगल कलर में पेंट करिए, तो जो एक कलर में पेंट हुआ है वो ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, और जो अलग अलग कलर्स में पेंट किया जा चुका है वो छोटा दिखता है, क्योंकि हमारा दिमाग कलर्स को ज्यादा रिकग्नाइज करता है। इस वजह से सेम ऑब्जेक्ट जो अलग अलग कलर्स में बांट दिया जाता है, वो हमें ऐसा लगता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट है, यानी वो हमें छोटे छोटे दिखने लगते हैं। इस वजह से आपको एक ही पेंट टोन के साथ जाना है, अलग अलग के साथ नहीं जाना। अब ये वाला पॉइंट सुन के काफी लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर हमने पूरे पर एक पेंट करवा दिया तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा, मास्टर वॉल बनवाना चाहते हैं, कैसे बनवाए? बिना मास्टर वॉल के तो लिविंग रूम अच्छा भी नहीं लगेगा। सही बात है। इसका जवाब आपको पॉइंट नंबर 2 में मिल जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने कलर डिस्कस कर लिया, पॉइंट नंबर 2 में हम थीम और मास्टर वॉल डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में कहा था कि आपको सिंगल कलर के साथ जाना है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपना रूम बोरिंग बना देता है।
आपको सिंपली एक वर्ड ध्यान रखना है, वो है मोनोक्रोमैटिक थीम। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भी वॉल को मास्टर वॉल बनाना चाहते हैं वहां पर आप कोई भी ऐसा डिजाइन नहीं लेंगे जो आपकी बाकी दीवारों के कलर से बिल्कुल अलग जा रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टोन चलता है, यानी थोड़ा सा डार्क हो गया उतना चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल अलग कलर बिल्कुल नहीं करवाना, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक वॉल लेनी है, वहां फोटो फ्रेम्स लगा सकते हैं, वॉल ट्रिम्स लगा सकते हैं, चारकोल पैनलिंग कर सकते हैं, वुडन पैनलिंग कर सकते हैं, पीओपी में कोई डिजाइन दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो कलर फैमिली है वो पूरे रूम की एक होनी चाहिए, उस पर कोई भी अलग कलर नहीं जाएगा। यानी आपको डिजाइन के माध्यम से मास्टर वॉल बनानी है, पेंट उसमें अलग नहीं करना है। ये चीजें बताकर थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको फोटोज दिखाकर ज्यादा एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं कि फोटोज देखिए और समझिए मैं क्या बात कर रहा हूं, कि कैसे आप एक वॉल को मास्टर वॉल भी बना सकते हैं, लेकिन उसका जो कलर है वो आपको अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो हो गई ये बात। दूसरी चीज मास्टर वॉल में जो आपको ध्यान रखनी होगी वो ये कि उसमें जो भी आप डिजाइन ले रहे हैं मेक श्योर कि वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल ना हो। वर्टिकल होने की वजह से आपकी जो रूम की हाइट है उस पर ज्यादा एम्फेसिस होगा, उस पर ज्यादा फोकस आएगा। इस वजह से आपका जो रूम है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। और अगर आप उनको वर्टिकल पैटर्न में ले लेते हैं तो अगेन आपकी जो दीवार है वो अलग अलग सेगमेंट में बढ़ जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ, और आपका रूम छोटा दिखने लगेगा। तो यानी मास्टर वॉल पर पहली चीज तो ये कि सेम फैमिली कलर होना चाहिए, और दूसरी ये कि उसमें जो भी पैटर्न हो वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल ना हो। चलिए अब मास्टर वॉल कैसे बनानी है वो भी आपको समझ आ गया। इसी के साथ हम अपने पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं, जो है स्पेस प्लानिंग। यानी ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में कौन सी चीज कहां रखी जाए ताकि आपका रूम स्पेशियस दिखाई दे। अब लिविंग रूम को स्पेशियस दिखाई देना बहुत जरूरी है, एक तो इसलिए कि वो बड़ा दिखता है, प्लस लिविंग रूम में आपके घर में बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, गेस्ट आएंगे जाएंगे निकलेंगे, आप बैठेंगे टीवी देखेंगे, इस वजह से आपको मूवमेंट का स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है जिसको कहते हैं द रूल ऑफ 75-25। इसका मतलब ये कि आपका जितना भी एरिया है लिविंग रूम में उसमें से हमेशा 25% ही आपको कवर करना है, यानी वो फ्लोर एरिया आपको ना दिखाई दे चलेगा, लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट कभी भी आपको 75% एरिया दिखते रहना चाहिए, वो आपको हाइड नहीं करना है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपको जो लिविंग रूम है वो है 12x12 का, यानी आपका टोटल जो स्क्वायर फीट में एरिया निकल कर आया वो आया 144 स्क्वायर फीट। अब रूल क्या है हमारा 75-25, तो 144 का 25% हुआ 36 यानी 36। तो रूल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ 36 स्क्वायर फीट एरिया ही कवर कर सकते हैं, बाकी हमें खाली छोड़ना पड़ेगा बड़ा दिखाने के लिए प्लस हमारी मूवमेंट के लिए। लेकिन ये चीज बोलनी जितनी आसान है करनी उतनी मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें सिर्फ 36 स्क्वायर फीट एरिया कवर करना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने लेट्स से 5 सीटर सोफा भी ले लिया, वो लगभग 20 स्क्वायर फीट हमारा ले जाता है। उसके बीच में सेंटर टेबल रख दिया, वो लगभग 5 स्क्वायर फीट ले गया। टीवी यूनिट लगा दी, वो लगभग 10 स्क्वायर फीट एरिया ले गई। दो छोटे वाले ऑटोमन भी लगा दिए, वो भी 6 स्क्वायर फीट एरिया ले गए। इसके अलावा आपने लैंप रख दिया, कुछ सजाने रख दिया, कुछ टेबल रख दिया, तो 5 से 6 स्क्वायर फीट वहां भी चले गए। तो अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ 36 यानी 36 स्क्वायर फीट कवर करना था, लेकिन इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने लगभग 45-46 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर दिया, यानी रूल ब्रेक हो गया। अब अगर आप भी सेम सिचुएशन में फंस जाएं, जो अधिकतर जन का लिविंग रूम ड्राइंग रूम छोटा होता है वो ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ट्रिक्स अपनानी है। ट्रिक्स इस तरह की कि आपको जो फर्नीचर लेना है ट्राई करिए कि उनके नीचे का एरिया दिखता रहे। अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, जो सेंट्रल टेबल है या तो ट्रांसपेरेंट ले लो या ऐसे ले लो जिसके जो लेग्स हैं पतले हो, ताकि आपको उसके नीचे का फ्लोर एरिया दिखता रहे। प्लस जब आप ऑटोमन लीजिए फुल साइज ना लेके ऐसे लीजिए जिसके नीचे का एरिया आपको दिखता रहे, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लैंप्स आपको लगाने हैं और वॉल हंग लगा लीजिए, नीचे जमीन पर ना रखे ताकि आपका फ्लोर एरिया बिल्कुल फ्री रहे। उसके बाद भी अगर जगह की कमी हो जाए तो सोफे इस तरह के ले लीजिए जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनके जो लेग्स हैं वो पतले हों और नीचे के एरिया आपको लगातार दिखता रहे। इसके अलावा जो टीवी यूनिट है वो जमीन पर ना रखे, वॉल हंग वाली लगाइए ताकि उसके नीचे का फ्लोर एरिया भी फ्री हो जाए। ये सारी ट्रिक्स अपनाकर आपको इंश्योर करना है कि आप 25% एरिया ही कवर करें, 75% एरिया छोड़कर रखें। चलो फर्नीचर प्लेस कैसे करना है वो भी आपको समझ आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो है टीवी का पॉइंट। टीवी हमारे लिविंग रूम में होता ही होता है, लेकिन लोग एक बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एक डिसप्रोपोर्शनेटली बड़ा टीवी लगा लेते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि टीवी का साइज कैसे निकाला जाए। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला है द फॉर्मूला ऑफ 2.2। मान लीजिए यहां पर मेरा टीवी लग रहा है, यहां मैं बैठ के देखूंगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी जो बीच में फर्क आ रहा है वो आ रहा है 10 फीट का। 10 फीट इंच में कितने हुए, 120 इंचेस, यानी इस 120 को आपको डिवाइड करना है 2.2 से, आपका आंसर आएगा 54 इंचेस। यानी 54 इंच का टीवी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब 54 को कोई आता नहीं है, जाहिर सी बात है, तो 54 के जो सबसे पास का टीवी है साइज में वो आप ले सकते हैं। प्रोपोर्शनेटली वो आपके लिविंग रूम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अब ये भी क्लियर हो गया कि आपको टीवी किस साइज का लेना चाहिए।
अब टीवी से चलते हैं आपके सोफा की तरफ, जो लिविंग रूम में सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी उसकी शान होती है। अब देखते हैं उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपको 3 से 4 पॉइंट पता होने चाहिए। सबसे पहले है उसकी शेप। मेजरली लोग एल शेप सोफा लेना पसंद करते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत ज्यादा बल्कि लगता है देखने में। इसकी जगह मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 सीटर सोफा लीजिए, साइड में 2 चेयर ले लीजिए, और आप फोटोज में देख पा रहे होंगे कंपैरेटिवली 2 चेयर्स और एक 3 सीटर सोफा कितना ज्यादा लाइट लगता है, हल्का लगता है, बजाय 5 सीटर एल शेप सोफा के। ऐसे करने से आपका स्पेस तो सेफ हुआ ही, प्लस आपके जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। पहले भी 5 होने वाला था, अब भी वो 5 ही है। तो सोफा में पहली चीज आपने जान ली कि उसकी शेप किस तरह की होनी चाहिए। अब देखते हैं अगली चीज जो है उसका कलर, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बाय डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि अगर छोटा एरिया है तो आपको सिंगल टोन ऑफ कलर में जाना चाहिए। इस डेफिनेशन के अनुसार अगर आप बेज थीम फॉलो करें, यानी आपकी जो दीवार है उस पर बेज पेंट हो रखा है, तो आपको सोफा भी बेज में लेना चाहिए। थोड़ा सा डार्क टोन ले सकते हैं, लाइट टोन ले सकते हैं, लेकिन सेम में ही जाना चाहिए। और ग्रे है तो ग्रे सोफा आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे यार इससे तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा मेरे लिविंग रूम, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है, तो उसकी जगह आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन थोड़ा सा आप डिफरेंट कलर ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेज ग्रीन ले सकते हैं, लाइट ब्लू ले सकते हैं, या फिर टैन कलर ले सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप ये कलर लेंगे, कलर लाइट है, कॉन्ट्रास्ट बनेगा, आपका जो लिविंग रूम है थोड़ा इंटरेस्टिंग भी दिखेगा, थोड़ा अलग भी दिखेगा, प्लस जो आपका स्पेस है वो भी बड़ा लगातार दिखता रहेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रास्ट जरूर लिया है, लेकिन आपने जो सोफा कलर है वो लाइट रखा है, तो आपको डार्क कलर में बिल्कुल ना जाकर लाइट कलर में ही जाना चाहिए। सोफा लेते टाइम तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि उसका जो बैक है बहुत ज्यादा हाई कभी मत लीजिए, क्योंकि वो सोफे को बहुत ज्यादा बल्कि दिखाता है। इसकी बजाय आप थोड़ा जो लो एंड होते हैं, जो थोड़ा हाइट पे कम होते हैं सोफास, वो ट्राई करिए। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो आपको कंफर्ट भी देंगे, थोड़ा मॉडर्न भी लगता है, आजकल चल भी वो ज्यादा रहे हैं, प्लस वो ज्यादा बल्कि भी नहीं लगेंगे। फोर्थ एंड लास्ट चीज जो आती है सोफास में, वो होता है सोफे का कपड़ा किस तरह का चूज करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है कि आपका सोफा कैसा लगेगा आपके लिविंग रूम के अंदर। इसमें आपके पास मोटा मोटा कुछ एक चॉइसेस हो सकते हैं कपड़े की। पहला आप लेदराइट ले सकते हैं, आप वेलवेट ले सकते हैं, आप स्वेड ले सकते हैं, आप कॉटन ले सकते हैं। इसके अलावा और कपड़े भी आते हैं, लेकिन मोटे मोटे इन 4 कैटेगरीज में कपड़ा को बांटा जा सकता है। इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको स्वेड कपड़े में जाना चाहिए। अब स्वेड में भी आपको 2 कैटेगरीज मिल जाएगी, एक होता है शेडेड, एक होता है अनशेडेड। शेडेड का मतलब होता है एक कपड़ा होता है जिस पे ऐसा हाथ फेरा हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि फाइबर इधर से उधर हो जाते हैं, वो होता है शेडेड स्वेड। और एक होता है जिसपे आप हाथ फैलाएंगे उसके कलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होता है नॉन शेडेड स्वेड। तो आपको अगर सोफा लेना है तो आपको जाना होगा नॉन शेडेड स्वेड में, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन जरूरी है कि आपको जो सोफा है वो सिंगल टोन में दिखता रहे, भले आप कोई भी कलर लीजिए। अगर आपने शेडेड वाले ले लिया तो कोई उस पर बैठेगा, हाथ फैलाएगा, तो उसका जो कलर है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इस वजह से आप हमेशा नॉन शेडेड क्लॉथ लीजिए अपने सोफे के लिए। वो मेंटेनेंस में भी आसान होता है, सफाई करने भी आसान होती है, और प्लस आपके छोटे लिविंग रूम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सोफे से चलते हैं अगली मेजर चीज पे जो लिविंग रूम में होती है, वो है आपके टीवी यूनिट। यानी टीवी यूनिट किस प्रकार की लेनी चाहिए छोटे लिविंग रूम्स के लिए। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा ये कि कभी भी आपको इस तरह की टीवी यूनिट नहीं लेनी है जो जमीन पे रखी जाए। वो अननेसेसरीली बेकार में आपको जो फ्लोर एरिया है वो ऑक्यूपाई करेगी और आपका लिविंग रूम छोटा लगने लगेगा। इसकी जगह आप फ्लोटिंग टीवी यूनिट पर जाइए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि भाई फ्लोटिंग कितना होना चाहिए, यानी जमीन से वो कितना ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, 2 इंच 3 इंच उठा देते हैं और सोचते हैं कि वो फ्लोटिंग हो गई। नहीं, आपको कम से कम जमीन से 8 इंच ऊपर लेना है, ताकि आपका फ्लोर एरिया आपकी आंखों को साफ साफ दिखता रहे, और उसके बाद आपकी टीवी यूनिट शुरू होनी चाहिए। अब 8 इंच आपने जमीन से उठा दिया, उसके बाद बारी आती है ड्रॉर्स की। ड्रॉर्स भी आपको बिल्कुल स्लीक लेने हैं, यानी वो 6 इंच से ज्यादा नहीं होने चाहिए उनकी हाइट में। लोग क्या करते हैं, नीचे से उठा लेते हैं, उसके जो ड्रॉर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े देते हैं। अगेन वो टीवी यूनिट को कहीं ज्यादा बल्कि दिखाता है, स्लीक ना दिखाकर, और इस वजह से आपको जो एरिया वो थोड़ा सा लाउड लगता है, थोड़ा सा हैवी लगने लगता है, जो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपने जमीन से पहले 8 इंच उठाया, उसके बाद 6 इंच के शेल्फ दिए जो बिल्कुल स्लीक लगेंगे। टीवी यूनिट में नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि साइड में अगर आप शेल्फ बना रहे हैं तो पहले ट्राई करिए वो ना ही बनाएं, लेकिन अगर बना भी रहे हैं तो या तो उनको ओपन रहने दो, या फिर उनके सामने ग्लास शटर दे दो। उनको फुली पैक आपको नहीं करना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रीजन सेम है कि वो आपके रूम को बल्कि दिखाएंगे। तो या तो आप ओपन रहने दो, या उनके अंदर ग्लास लगवा लो, या फिर आप दो ही मत। ये 3 आप ले सकते हैं, लेकिन क्लोज एक प्रॉपर शटर से बिल्कुल नहीं करना है। अगेन वो बल्कि दिखने लगेगा। और जब आप शेल्फ बना रहे हैं तो उसके अंदर मेक श्योर कि आप लाइट जरूर दे दीजिए। इसका रूम को छोटा बड़े दिखाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सुंदर लगता है, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। टीवी यूनिट में लास्ट चीज जो आती है वो ये कि टीवी की जो बैक है, यानी पैनलिंग किस तरह की हो। अब पैनल में डिजाइन किस तरह का हो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड ऑप्शंस हो सकते हैं। वो आप कोई भी पिंटरेस्ट या गूगल से देख सकते हैं। जो भी लो,
मेक श्योर कि आपकी जो ओवरऑल थीम है उसके साथ आप मैच करो उसको। एक बार ये फोटोज देखिए, यहाँ देखिए रूम का जो ओवरऑल थीम है वो ग्रे है, तो पीछे व्हाइट एंड ग्रे की लैमिनेट लगा दी गई। इसमें देखिए रूम का ओवरऑल थीम जो है वो थोड़ा बेजिश है, तो पीछे जो लैमिनेट है या पीछे जो डिजाइन है वो भी थोड़ा ब्राउन और बेस टोन में ही दिया गया है। तो यही रूल आपको भी फॉलो करना है। अब टीवी यूनिट आपको समझ आ गया, अब चलते हैं अगली चीज पर जो आपकी लिविंग रूम में होती है, जो है आपकी विंडोज। विंडो में या जो डोर होते हैं जो बालकनी की तरफ खुल रहे होते हैं, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि मैक्सिमम जितनी बड़ी विंडो हो सकती है दे दीजिए। ऊपर बीम से शुरू करके फ्लोर पर और राइट से शुरू करके लेफ्ट तक पूरी की पूरी, यानी एक पूरी वॉल हटाकर अगर आप वहां विंडो दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका लॉजिक ये है कि एक तो वॉल कम होती है, वॉल जो पूरे रूम को बल्कि दिखाती है, उसकी जगह आपने ग्लास लगा दिया तो आपका जो रूम है वैसे ही वो हल्का लगने लगा। प्लस मैक्सिमम नेचुरल लाइट जब अंदर आएगी, आपका एरिया बहुत ओपन, बहुत स्पेशियस लगेगा। वैसे भी आपने बंगलोस में, फार्म हाउसेज में या होटल्स में देखा होगा कि रूम में जितनी बड़ी विंडो दी जाए उतना अच्छा वो लगता है। यही सेम लॉजिक आपको भी यूज करना है, इस वजह से आपका छोटा रूम बड़ा दिखाई देगा। लेकिन इसमें कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली तो ये कि किस मटेरियल की विंडो हो। अब अगर आप फुल विंडो देने वाले हैं तो सबसे पहले वुड यानी लकड़ी को आप बिल्कुल मना कर दीजिए, वो तो आपको यूज करनी ही नहीं है। पहला, क्योंकि फ्लोर तक वो टच होंगी, एक तो गल जाएगी। दूसरी ये कि उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, इस वजह से आपका एरिया बल्कि दिखाई देने लगता है और वो लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि अगर हमको पूरी वॉल पर विंडो देनी है तो वहां लकड़ी की चौखटी यूज करें, वो सही भी नहीं रहता है। इसकी जगह आप यूपीवीसी या एल्युमिनियम का यूज कर सकते हैं। मेरी मानिए तो आप यूपीवीसी को भी हटाइए, आप एल्युमिनियम का यूज करिए, तो यूपीवीसी के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी लगती है, कहीं ज्यादा स्टाइलिश लगती है। हाँ, थोड़ी सी महंगी है। यूपीवीसी आपको लगभग 900 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाएगी। एल्युमिनियम वाली अच्छी कंपनीज की लगभग आपको 1200-1300 रुपए स्क्वायर फीट पड़ेगी, लेकिन देखने में कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। इसमें आप फिनिस्टर, टॉस्टन जैसी कंपनीज में जा सकते हैं जो काफी नामी है, काफी ब्रांडेड और काफी पुरानी है, इसमें आप जा सकते हैं। इसमें कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग मैं अवॉइड करने को कहूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेसिकली जो चैनल्स लगते हैं उनमें पानी या डस्ट आने की दिक्कत रहती है। अब इसमें जो अच्छी कंपनीज होती है उनके पास प्रॉपर ड्रेनेज होता है, ताकि पानी जैसे है वो साथ के साथ निकलता चला जाए। जो लोकली मेड विंडोज होती हैं उनमें ये दिक्कत हमेशा बनी रहती है कि कचरा पानी उसमें जमा हो जाता है। इस वजह से अगर आप एल्युमिनियम विंडोज के साथ जा रहे हैं, एल्युमिनियम के आप यूपीवीसी के साथ भी जा रहे हैं, तो आप एक अच्छी कंपनी चूज करिए, बजाय लोकली मेड विंडो के साथ आप जाएं। अच्छा, एल्युमिनियम में एक फायदा आपको और रहेगा, वो ये कि उसकी जो मार्जिन होती है, यानी उसकी जो बॉर्डर्स होती है बहुत ज्यादा पतली होती है। इस वजह से जो एक हैवीनेस है वो नहीं आ पाती है और आपको जो रूम है वो थोड़ा हल्का लगता रहता है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है विंडोज में कि जैसे एक चलन है कि अगर आप वुडन विंडो लगाते हैं तो उसमें एक तरफ ग्रिल लगा दी जाती है। एक तो देखने में बहुत पुराना लगता है, प्लस बहुत मैसी लगता है। इसकी जगह आप सिक्योरिटी ग्लास की यूज कर लीजिए, जो टूटना लगभग नामुमकिन होता है। वो ग्रिल से कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लस क्योंकि फ्लैट ग्लास होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिख सकता है, तो आपके रूम को बल्कीनेस नहीं देगा और आपका रूम थोड़ा बड़ा दिखाते रहेगा। इस वजह से सिक्योरिटी ग्लास के साथ जाइए, लेकिन आप ग्रिल का यूज बिल्कुल ना करें। और अगर वैसे भी आपने एक अच्छी कंपनी की यूपीवीसी एल्युमिनियम विंडो लगा ली है, तो उनके जो लॉक सिस्टम होते हैं ऑलरेडी इतने अच्छे होते हैं, उनकी ग्लास क्वालिटी ऑलरेडी इतनी अच्छी होती है कि कोई भी चोर अंदर वैसे भी नहीं आ सकता, तो आपको ग्रिल्स की आवश्यकता वैसे भी नहीं पड़ेगी। अब विंडोज की बात होगी तो इसके आगे आते हैं आपके कर्टेंस, यानी अगला पॉइंट हमारा आया पर्दों का, कि कर्टेंस किस तरह के लेने चाहिए। तो कर्टेंस में एक रूल आपको याद रखना होगा, वो ये कि आपको हमेशा फुल साइज कर्टन लेने हैं, यानी बिल्कुल ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाने चाहिए, यानी ऊपर से 1 इंच नीचे, नीचे से 1 इंच ऊपर, और ये फुल साइज कर्टन ही आपको लेने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऊपर से 2 फीट 3 फीट नीचे से विंडो स्टार्ट हो रही होती है, तो वो अपने कर्टन की रॉड भी वहीं लगाएंगे, वहीं से अपने पर्दे लगा देंगे, और इस वजह से आपको जो वॉल है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। और फर्स्ट या सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वॉल को पार्टीशन हमें नहीं करना है, पूरी वॉल यूनिफॉर्म दिखनी चाहिए। इसलिए जहां भी आपकी विंडो आ रही है वहां आपको फुल साइज कर्टन्स लेने चाहिए। ऊपर पेलमेट हो ना हो, ट्रैक पे लगवाइए, रॉड पे लगवाइए, वो आपकी मर्जी है। जैसे मैं तो कहूंगा आप ट्रैक या पेलमेट का यूज करिए, रॉड का यूज ना करिए, पर चलिए वो मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन जो भी आप लगाओ वो फुल साइज लगवाना। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमारी कोई विंडो आ रही है बीच में और छोटी विंडो है 3x4 की, जिसमें हम सोच रहे हैं यार पूरा कर्टन कैसे लगाएं, इतना तो बड़ा विंडो भी नहीं है, तो ऐसे में आप ब्लाइंड का यूज कर लीजिए, फिर आप कर्टन का यूज करिए ही मत। लेकिन अगर कर्टन का यूज कर रहे हैं तो आपको फुल साइज कर्टन के साथ ही जाना होगा। आप कर्टन्स को नीचे से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां के लिए ब्लाइंड होता है। और अगर आप फुल साइज कर्टन के साथ जा रहे हैं तो अगला सवाल होगा कि भाई उनमें पैटर्न या कलर किस तरह का होना चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको सॉलिड कलर, प्लेन पैटर्न में जाना है। कोई फूल पत्ती पैटर्न वगैरह कुछ बना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्लेन में जाइए, थोड़ा मोटे कपड़े में जाइए, जिनको ब्लाइंड कर्टन्स कहा जाता है ना, जो बिल्कुल मोटे होते हैं और आर पार लाइट नहीं आने देते,
उनके साथ जाइए। लेकिन आपको किसी भी तरह का डिजाइन, फूल, पत्ती, धब्बे, धारियां, कोई भी ड्राइंग बनाओ, इसके साथ नहीं जाना है। बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो गया है। प्लस जितने एलिमेंट आप ऐड करेंगे अपने कर्टन्स पर, आपका रूम उतना बल्कि दिखाई देगा, जो हमें नहीं दिखाना है। हमें सिंगल टोन में जाना है। और सिंगल टोन से मेरा मतलब ये भी है कि जब आप कर्टन्स यूज कर रहे हैं तो उसका जो थीम है, उसका जो कलर है, वो बाकी दीवारों से भी मैच करे। यानी अगर आप लेट्स से बेज थीम में जा रहे हैं तो आप जो अपना कर्टन है वो भी बेज के आसपास ही रखिए, उसको बिल्कुल अलग कलर में नहीं करना। अगर आप ग्रे थीम के साथ जा रहे हैं तो आपके जो कर्टन्स है, जो आपके पर्दे हैं, वो भी आपके ग्रे के आसपास ही होने चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा आप लाइट ब्लू में ले लीजिए, थोड़ा सा ग्रे टोन में ले लीजिए, थोड़ा आप इतना इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग कलर में आपको नहीं जाना है। इसके अगला पॉइंट आता है फ्लोरिंग का, यानी फ्लोरिंग आपको किस तरह की लेनी चाहिए। तो अगर आप टाइल लगवा रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है, आपको पक्का करना है कि आप 2x2 या 2x4 की टाइल तो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। आप बड़ी टाइल 2.5x5 की हो गई, 4x6 की हो गई, या 8x4 की भी टाइल आजकल आने लग गई, वो हो गई। जितनी बड़ी टाइल्स आप ले सकते हैं वो लीजिए। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि टाइल के बीच में आपको जो जॉइंट्स है वो तो दिखाई देंगे, यानी जो जॉइंट्स है वो एक तरह की डिवीजन क्रिएट करते हैं। और हमने क्या सीखा था कि एक छोटे रूम में डिवीजन कम से कम होनी चाहिए, यानी आपकी ब्रेकेज कम से कम होनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहे। इस वजह से जब आप बड़ी टाइल्स का यूज करेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जो जॉइंट्स है उनकी संख्या कम आएगी। और ये भी मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे भी एक रिसर्च है। 1890 में एक रिसर्च हुई जिसको गैसेट प्रिंसिपल्स का नाम दिया गया। उसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज में जितनी ज्यादा कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो चीज देखने में उतनी ज्यादा बड़ी लगती है। यही प्रिंसिपल आपको अपने लिविंग रूम में यूज करना है। और जब आप बड़ी टाइल्स लगाएंगे तो जो कंटिन्यूटी है, यानी जो जॉइंट्स हो कम से कम होंगे। इस वजह से आपका फ्लोर एरिया बड़ा दिखाई देगा, बजाय इसके कि आप 2x2 की टाइल लगा दिए, 2x4 की टाइल लगा दीजिए, और आपको जॉइंट्स दिखते रहेंगे और आपका जो कंटिन्यूटी है वो बिगड़ती है, वो खत्म हो जाती है, और आपके बीच में ब्रेकेज दिखते हैं। इसके अलावा आपको टाइल लगाते हुए एक चीज का और ध्यान रखना है कि उनके बीच में ग्राउटिंग के लिए स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको पेपर जॉइंट, यानी बिल्कुल टाइल को जो ज्वाइन करके लगाया जाता है उसके साथ जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है भाई यहाँ से पानी नीचे चला जाएगा। भाई लिविंग रूम है, अंदर का एरिया, आप वहाँ पानी तो डालने नहीं वाले। इस वजह से आपको वाटर प्रूफिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल जॉइंट करके लगाना है। और अगर आप एक अच्छी कंपनी के साथ जा रहे हो, एक रेप्यूटेड दुकान से ला रहे हो, तो आपके जो टाइल्स हैं वो ऊपर नीचे भी नहीं आएंगे, वो बिल्कुल ठीक आती हैं। उनके जो जॉइंट्स वो बिल्कुल ठीक बनते हैं। इस वजह से उसके बीच में भी कोई जगह मत छोड़ना, बिल्कुल टाइल्स को आपस में ज्वाइन करके लगाइए। टाइल्स में लास्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जिसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है अलग से, वो ये भी है कि आपको जो पैटर्न उस पर लेने हैं वो हल्के लेने हैं। यानी आप जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, जिसमें बहुत गाड़ी गाड़ी धारियां होती है, बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स बने होते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं लेना है। आपको लाइट से लाइट पैटर्न हो, उसमें जो रेशियो कम से कम हो, वो कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आप ये एक बार टाइल देखिए, इसको कहते हैं ऑनिक्स फिनिश। इसमें कोई भी आपको पैटर्न बहुत मेजर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो पैटर्न होते हैं, धारियां होती हैं, वो भी पार्टीशन क्रिएट करती हैं। वो भी आपको नहीं लेना है। आपको थोड़ा ऐसे पैटर्न्स में जाना है जिसमें आपको धारियां कम दिखे, आपको रेशे कम दिखे। वो आपके लिविंग रूम के लिए जो छोटा है, वो उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि हमें फॉल सीलिंग किस तरह की लेनी चाहिए अपने छोटे लिविंग रूम के लिए। इसमें पहले आपको ये बता देता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर ये बताऊंगा क्या करना चाहिए। तो जो चीज आपको नहीं करनी है, पहले तो ये कि आपको कभी भी मल्टी लेवल फॉल सीलिंग नहीं बनानी है, क्योंकि आपका एरिया छोटा है लेकिन आपकी हाइट लेट्स से 10 फुट भी है। अगर आपने मल्टी लेवल फॉल सीलिंग दे दी तो आपकी हाइट भी कम हो गई, तो एरिया भी छोटा था, प्लस आपने हाइट भी कम कर दी, तो और ज्यादा एरिया छोटा लगने लगेगा। इस वजह से आपको सिंगल लेवल की फॉल सीलिंग बनानी है, मल्टीपल लेवल आपको नहीं देने उसमें। तो पहली चीज आपको ये नहीं करनी है। सेकंड, आप बहुत ज्यादा डिजाइन या बहुत ज्यादा कोव या बहुत ज्यादा पैटर्न देने का ट्राई बिल्कुल मत करिए। एक तो रीजन ये भी है कि भाई उससे रूम मैसी लगता है, छोटा लगने लगता है, बल्कि लगता है। दूसरा रीजन ये भी है कि बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, अब नहीं चलता। इस वजह से डिजाइन जितना सिंपल रहेगा, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं फ्लैट फॉल सीलिंग दे दो। जितना डिजाइन सिंपल रहेगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा उसमें डिजाइन देने का ट्राई मत कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। फॉल सीलिंग देने के बाद अगर आपको जो आपकी हाइट है, रूम की हाइट है, वो 9 फीट मिल रही है, तो सबसे अच्छा है कि आप किसी भी तरह का डिजाइन ही मत दो। आप बिल्कुल पैक फॉल सीलिंग बनवा लो, बिल्कुल बंद फॉल सीलिंग बनवा लो, जिसमें कोई को होता ही नहीं है। और उसके अंदर लाइट से प्ले करिए। लाइट, आप प्रोफाइल लाइट लगाओ, ट्रैक लाइट लगाओ, लीनियर लाइट लगाओ, सीओबी लाइट लगाओ, ट्रैक लाइट लगाओ, पैनल लाइट लगाओ। इतनी तरह की लाइट आ गई है, आप कोई भी लगाइए, उससे अपने रूम को ब्यूटीफाई करिए। लेकिन जो फॉल सीलिंग वो बिल्कुल पैक कर दो। अब लोग कहेंगे भाई पैक पसंद नहीं है, हमें कोव वगैरह कुछ तो चाहिए। तो उनके लिए है कि आप रिवर्स कोव दे सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो दीवारें हैं उसकी तरफ आपकी लाइट पड़ती है, बीच से बिल्कुल फ्लैट फॉल सीलिंग होती है, दीवारों की तरफ कोव छोड़ दी जाती है। आप इस पैटर्न में भी जा सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जिनको हाइट 9 फीट कम से कम मिल रही है। अगर आपके रूम की हाइट ऑलरेडी छोटी है, या जो आपका लेंटर है वो नीचे पड़ा हुआ है, और फॉल सीलिंग देने के बाद 9 से नीचे आ जाएगी हाइट, तो आपको क्या करना है, आपको फॉल सीलिंग बीच में देनी ही नहीं है। आप चारों तरफ जो पट्टे होते हैं फॉल सीलिंग के वो घुमा दीजिए। लेकिन उसमें भी एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये
कि जो पट्टे घूमेंगे उनके जो एजेस है वो 90 डिग्री पर ना देकर थोड़े से कर्व कर दो। इसका रूम को छोटा या बड़ा लगने से कोई लेना देना नहीं है, बस अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे आपकी जो सेंटर की हाइट है वो भी मैक्सिमम मिल गई और साइड में आपको फॉल सीलिंग मिल गई जिसमें आप लाइट वगैरह लगा सकते हैं। और इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। यानी अगर आपने ये सारे स्टेप फॉलो कर लिए तो आपका छोटा लिविंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो, वो बड़ा दिखाई देने लगेगा। और कम से कम बड़ा ना दिखाई दे तो ऐसा नहीं है कि वो और ज्यादा छोटा दिखाई देने लगेगा। तो आपको इसी सीरीज में इसी तरह से अपना लिविंग रूम डिजाइन करना है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि शायद कोई चीज मैं समझाना भूल गया, ठीक से समझा नहीं पाया, तो उसके लिए नीचे आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और इसके अलावा दोबारा याद दिला रहा हूं, अगर आपको इंटीरियर डिजाइन करवाना है अपने घर का तो नीचे लिंक दे रखे, उस पर क्लिक करिए, आपकी बात सीधे हमारे डिजाइनर से हो जाएगी और आपके पूरे घर का डिजाइन हम करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिजाइन नहीं भी करवाना है, सिर्फ कोई छोटा मोटा डाउट है, कुछ पूछना ही है, सिर्फ एक बार कॉल ही लेनी है, तो भी आप हमारे डिजाइनर से बात कर सकते हैं और आप अपने घर का उनसे आइडिया ले सकते हैं एट जस्ट ₹20। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।